सभी छात्र छात्राओं को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी विज्ञान को सरल बनाने की श्रृंखला में हम अपना चौथा वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है। विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से करना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। वैज्ञानिक विधि में प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है। ऑब्जर्वेशन के पश्चात किसी भी भौतिक राशि को मापने की आवश्यकता होती है, जो विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमें सफलता हासिल कराती है। तो मापन क्या होता है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। किसी भी भौतिक राशि का अध्ययन जब भी हम करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी भौतिक राशि दो भागों से बनी होती है कम से कम। पहला, जैसे हम किसी भी पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करते हैं तो उसे व्यक्त करने के लिए हमें, उदाहरण के लिए हम किसी पदार्थ के 50 किलोग्राम की बात करते हैं तो इसमें दो भाग हैं। पहला भाग 50, दूसरा भाग किलोग्राम। पहला भाग 50 भौतिक राशि का परिमाण या मैग्नीट्यूड कहलाता है। इसको मॉड भी कह देते हैं, अर्थात संख्यात्मक मान, अर्थात संख्यात्मक मान। और दूसरा भाग जिसे उस भौतिक राशि की इकाई या मात्रक या यूनिट कहा जाता है। निश्चित रूप से किसी भी भौतिक राशि को जब मापा जाता है तो उसके संपूर्ण मान को व्यक्त करने के लिए इकाई का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। और निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि में उसका परिमाण यह बतलाता है कि उसकी इकाई कितने बार शामिल है। जैसे यदि हमने किसी वस्तु की मात्रा मापी है तो उसके संपूर्ण मान में किलोग्राम 50 बार शामिल कहलाया। निश्चित रूप से किलोग्राम भी द्रव्यमान ही होगा, लेकिन वह द्रव्यमान की एक निश्चित मात्रा होगी जिसको मानक या स्टैंडर्ड रूप से माना जाता है। स्टैंडर्ड या मानक शब्द का अर्थ होता है जिसे सभी लोग माने, अर्थात सर्वमान्य। केवल हमारे आपके मानने से इकाई तैयार नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो प्रचलित नहीं होगी। इसलिए ऐसा मान, ऐसा परिमाण, संख्यात्मक मान, ठीक है, जो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए चुना जाता है, वही इकाई कहलाता है या मात्रा कहलाता है। हमारे शरीर में उपस्थित ज्ञान इंद्रियां हमें किसी भी वस्तु के परिमाण का, विस्तार का, रंग रूप का बोध तो कराती है, लेकिन हमारी ज्ञानेंद्रियों में किसी भी वस्तु का शुद्ध मापन करना या भौतिक राशि उसके किसी भी गुण का शुद्ध मापन करना,
ये संभव नहीं है। हमारी ज्ञान इंद्रियों की सीमा है। हमारी ज्ञान इंद्रियां केवल किसी भी वस्तु के परिमाण को तुलनात्मक रूप से व्यक्त कर सकती हैं। अर्थात जैसे उदाहरण के तौर पर हम दो रेखाएं खींचें, एक AB, एक CD, तो हमारी ज्ञानेंद्रियां केवल ये बतला पाएंगी कि रेखाखंड AB रेखाखंड CD से छोटा है या रेखाखंड CD रेखाखंड AB से बड़ा है, किंतु यह नहीं बतला पाएंगी कि कितना बड़ा है अथवा कितना छोटा है। इसलिए हमारी ज्ञानेंद्रियों की सीमा होने के कारण हम अपने यंत्रों पर जाते हैं। कुछ यंत्र हमने ऐसे बना लिए हैं, कुछ तरीके हमने ऐसे पा लिए हैं जिससे हम किसी भी वस्तु की तुलनात्मक मापन बड़ी आसानी से कर लेते हैं, और जिस मापन करने के दौरान जिस संख्यात्मक मान से हम तुलना करते हैं उसी को बोलते हैं इकाई या मात्रक। इस प्रकार मापन की प्रक्रिया क्या हुई, जरा समझने का प्रयास करें। जब किसी भौतिक राशि का उसी भौतिक राशि के एक ज्ञात मानक राशि से तुलना की जाती है तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को मापन कहते हैं। मापन में सबसे महत्वपूर्ण चीज भाग होता है मात्रक अर्थात यूनिट। किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर उस परिमाण को ही एक नया नाम दे दिया जाता है। उस नए नाम को ही हम उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। इसका मतलब क्या कहलाया, जरा समझने का प्रयास करते हैं। मापन की प्रक्रिया बहुत पुराने समय से चल रही है। जैसे पुराने मापन के अनुसार हम हाथ से, पैर से, बीता से बहुत सी चीज़ों की लंबाइयाँ नापते थे। मान लीजिए हम बीता, जैसे हमारा बीता यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बीता है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को बीता में यदि नापें तो ये 1 और ये 2 बीता की लंबाई कहलावेगी। इसका मतलब है इस संपूर्ण लंबाई में यदि हम बीता को मात्रक माने तो बीता 2 बार शामिल है और हम इसको 2 बीता कहेंगे, जिसमें 2 इस लंबाई का परिमाण है और बीता मात्रक है। किंतु बीता एक मानक मात्रक नहीं बन सका, कारण मात्रकों में कुछ गुण भी होने चाहिए। तो मात्रकों के गुणों के पूर्णता पर ही जो मात्रक निर्मित होते हैं उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग करते हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मात्रक अर्थात इंटरनेशनल यूनिट कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक किस प्रकार निर्मित होते हैं वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन किसी भी मात्रक में कौन कौन से गुण होना चाहिए ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये बात सबके समझ में आ गई होगी कि किसी भी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर, मानक माने स्टैंडर्ड, जो सर्वमान्य हो उसको मानक या स्टैंडर्ड कहा जाता है। तो किसी भी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर जब हम
उसी भौतिक राशि की इस मानक प्रमाण से तुलना करते हैं तो इस मानक प्रमाण को ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं, जैसा कि हमने अभी बीता से समझाया। इसी प्रकार फुट सभी लोग समझते हैं, ठीक है। फुट भी एक इसी प्रकार का मात्रक है। मात्रकों की पुरानी पद्धतियाँ मात्रकों के गुणों का संपूर्ण तरीके से पालन नहीं कर पाती थी, इसलिए पुराने तरीके के मापन ज़्यादा सफल नहीं हो सके। जैसा कि हमने बताया था, वैज्ञानिक विधि से किया गया काम हमेशा सफल होता है, ठीक है। तो आज के जो आधुनिक मात्रक हैं वो पूर्णतया वैज्ञानिक विधि पर आधारित हैं। तो मात्रक शायद सबके समझ में आ जाना चाहिए, है ना। अब किसी भी मात्रक में कौन कौन से गुण होने चाहिए वो ज़रा ध्यान देने की बात है। किसी भी मात्रक में मात्रक 7 भौतिक राशियों के हमें पढ़ना पड़ते हैं, मूल भौतिक राशियाँ जिनकी चर्चा पहले हो चुकी है। मात्रा, लंबाई, समय, विद्युत धारा, इसके अलावा प्रकाश की तीव्रता, टेम्परेचर और रासायनिक द्रव्यमान, केमिकल मास इत्यादि। तो इन सभी का मापन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मात्रकों में निम्नलिखित गुण आवश्यक हैं। पहली बात, किसी भी मात्रक को सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित का मतलब वेल डिफाइन होना चाहिए और उसकी परिभाषा अपरिवर्तित होनी चाहिए। इसका मतलब है कि मात्रक की परिभाषाओं को हम अपने पाठ्यक्रम में भी पढ़ेंगे। अभी हम पाठ्यक्रम को सरल बनाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद जब हम पाठ्यक्रम के अंदर जाएंगे तो हम बारीकियों से उसका ध्यान रखेंगे। अभी हाल मात्रक सुपरिभाषित होना चाहिए, यानी प्रत्येक मात्रक की एक परिभाषा होनी चाहिए जिससे हम उसको समझ सकें। मात्रकों की परिभाषाएं कक्षा 11 के बच्चों को पढ़ने मिलेंगी मापन वाले अध्याय में। मात्रक सुपरिभाषित हो इसका मतलब हमें प्रत्येक मात्रक की परिभाषा चाहिए। मीटर की परिभाषा, किलोग्राम की परिभाषा, इसके बाद सेकंड की परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा, इन सभी मात्रकों की हमारे पास एक निश्चित परिभाषा होगी जिससे हम अभी आगे परिचित होंगे। दूसरा, मात्रक के परिमाण पर समय व स्थान का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब है कि मात्रक ऐसा निर्मित किया जाना चाहिए या बनाया जाना चाहिए जो समय के साथ अपरिवर्तित रहे, पहली चीज़। नहीं तो हमें बहुत से कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आज से 200 साल पहले कोई मात्रक फुट बना, तो फुट का परिमाण मान लीजिए इतना था, ये एक अंदाज से हम बना रहे हैं। और आज तो 100 साल पहले अगर फुट इतना था और आज हम एक नया फुट तैयार कर दें और उसका नाम भी फुट रख के कह दें कि भैया इतनी लंबाई को हम आज से क्या बोलेंगे, फुट। तो पूर्व में लिखी गई पुस्तकें, आज लिखी गई पुस्तकें और ये पुराना मात्रक, ये नया मात्रक हमें कन्फ्यूज़न पैदा कर देंगे, क्योंकि अब हम किस प्रमाण को माने, किस प्रमाण को नहीं माने। इसलिए एक बार बना हुआ मात्रक कभी भी समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। दूसरा, स्थान बदल जाने से भी मात्रक अपरिवर्तित रहना चाहिए। इसीलिए वर्तमान में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मात्रकों का प्रयोग करते हैं। कारण, क्योंकि वर्तमान में यह युग ग्लोबलाइजेशन का है। वैश्वीकरण मतलब हम पूरे विश्व के सभी देश मिलजुल के काम करते हैं। कोई भी कार्य एक दूसरे की सलाह से, है ना, कोई भी खेल एक दूसरे की सलाह से,
और सब लोग मिल के एक रहना चाहते हैं, ठीक है ना, जिसको हम वैश्विक ग्राम भी कहते हैं, सुना होगा। जैसे ओलंपिक खेल जो आयोजित किए जाते हैं, जिनका आयोजन एक बड़े स्तर पे होता है, जिसमें संपूर्ण देशों के लोग लगभग भाग लेते हैं, बहुत से खेल खेले जाते हैं, उनमें जब हम मात्रकों का प्रयोग करते हैं तो वे सभी मात्रक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मात्रक होंगे और जिनको पूरे देश के लोग समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब है कि मात्रक के परिमाण पर मात्रकों को ऐसा चुना जाता है, उसके परिमाणों को ऐसा चुना जाता है कि उस पर समय के साथ कोई बदलाव ना हो और स्थान के साथ कोई बदलाव ना हो, है ना। जो मात्रक मीटर अगर हम लंबाई का अपने भारत में पढ़ रहे हैं तो सभी देशों के बच्चे लंबाई का मात्रक मीटर ही पढ़ेंगे, ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं पे अपना अध्ययन जारी रख सकें और हमारी भाषा में, उनके आदान प्रदान में, हमारी समझ में कोई शंका या कन्फ्यूज़न ना हो। इसलिए दूसरा गुण शायद समझ में आ गया होगा। मात्रक के प्रमाण पर, माने मात्रक जो हम प्रमाण है वही मात्रक होता है, जो स्टैंडर्ड प्रमाण है जिसको हम मानक मानकर तुलना करते हैं उसी प्रमाण को मात्रक कहते हैं। तो मात्रक का भी एक प्रमाण होता है, छोटा या बड़ा, मात्रक छोटे बड़े हो सकते हैं। तो मात्रक के प्रमाण पर समय व स्थान का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। तीसरा, मात्रक के प्रमाण पर ताप व दाब का प्रभाव भी नहीं पड़ना चाहिए। ताप और दाब वातावरण के ऐसे घटक हैं जो हमारे कुछ मात्रकों के परिमाण को बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे थोड़ी देर के लिए मीटर बाज़ार में जो उपलब्ध मीटर होता है वो धातुओं से बना एक मीटर होता है और ये गुण सबको मालूम है ऊष्मा का। ऊष्मा और ताप पाकर धातुएं या अन्य वस्तुएं भी प्रसारित होती हैं। तो निश्चित है कि मीटर गर्मियों के समय में ताप बढ़ने के कारण प्रसारित हो सकता है, तो उसका परिमाण बढ़ भी सकता है, और ठंड के दिनों में संकुचित होकर उसका परिमाण घट भी सकता है। तो इसका मतलब हमें ऐसी धातु का मीटर बनाना चाहिए जिसके ऊपर ताप का अथवा दाब का ऐसा प्रभाव नहीं पड़े। इसका मतलब है निश्चित रूप से मात्रक का परिमाण स्थिर होना चाहिए, जिसमें कोई बदलाव ना हो, ना समय से, ना स्थान से, ना ताप से, ना दाब से अथवा अन्य किसी घटक से जो मौसम संबंधी हो। चौथा गुण होता है मात्रक का आकार उचित होना चाहिए। इस बात को ज़रा समझने का प्रयास करें। एक ही भौतिक राशि, मान लीजिए लंबाई के, हम आपने बहुत से मात्रक सुने हैं, जैसे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इत्यादि। तो एक ही भौतिक राशि के बहुत से परमाणु हो सकते हैं जिनको स्टैंडर्ड माना गया है। तो इन सभी स्टैंडर्ड परमाणुओं को हमने जो नाम दिए हैं उनके पीछे भी एक तरीका या टेक्निक है, और ये एक ही भौतिक राशि को मापने वाले बहुत से मात्रक हैं। तो प्रत्येक मात्रक को उसके आकार के हिसाब से चुना गया है और वो उसकी उपयोगिता के आधार पर है। जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर की दूरी नापें तो निश्चित रूप से जब हम इसकी दूरी नाप रहे होंगे तो यदि हम उसको किलोमीटर में मापते हैं तो मान लीजिए कोई दो शहर एक दूसरे से 30 किलोमीटर है, तो 30 इसका परिमाण होगा, किलोमीटर इसकी इकाई होगी। लेकिन अगर हम इसी को मीटर में नापें तो मीटर छोटा मात्रक है, तो यहाँ से यहाँ तक का परिमाण 30,000 मीटर हो जाएगा। निश्चित रूप से यदि हम दो शहरों के बीच की दूरी को किलोमीटर में नापते हैं तो परिमाण एक बार में पढ़ा जा सकता है, लेकिन यदि मीटर में नापते हैं तो परिमाण थोड़ा बड़ा है। यदि सेंटीमीटर में नापते हैं तो परिमाण और बढ़ जाएगा। अब इस परिमाण को
एक बार में एक नज़र में पढ़ पाना बड़ा मुश्किल होगा। जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर जाएं तो जो मील के पत्थर लगे होते हैं उनमें किसी भी शहर की दूरी हम एक नज़र में पढ़ लेते हैं। जैसे 232 किलोमीटर मान लीजिए लिखा है, तो किसी भी शहर का नाम और उसकी दूरी हम एक नज़र में पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर इसी को हम सेंटीमीटर में लिखें तो हमारी गाड़ी स्पीड से आगे बढ़ती जाएगी, हम इस मात्रक के परिमाण को पढ़ ही नहीं पाएंगे, हम अपनी भाषा में इकाई दहाई गिनते रह जाएंगे। इसलिए किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए मात्रक का आकार सुविधा के अनुसार और उसकी उपयोगिता के आकार पर होना चाहिए। यदि हम शहरों के बीच की दूरी नाप रहे हैं तो हम किलोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, यदि हम कपड़ा वगैरह नाप रहे हैं तो हम मीटर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अगर हम अपनी रेखा गणित में किसी कागज़ पर कोई ड्राइंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए ये सबके समझ में आ जाना चाहिए कि मात्रक का आकार उचित होना चाहिए। ठीक है। पांचवा गुण किसी भी मात्रक में होना चाहिए, मात्रक की तुलना उसी भौतिक राशि के अन्य मात्रक से आसानी से की जा सके। मात्रक की तुलना उसी भौतिक राशि के अन्य मात्रक से आसानी से की जा सके, जिसका उदाहरण अपने सामने है। जैसे हमने कहा लंबाई को मापने के हमारे सामने 4 मात्रक मान लीजिए लिखे हैं। पहला मीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा सेंटीमीटर, चौथा मिलीमीटर। तो ये एसआई पद्धति के आधार पर लिखे हुए मात्रक हैं और इन मात्रकों में आपस में एक सरल संबंध है जो 10 की घात पर आधारित है। 10 की घात। जैसे थोड़ी देर के लिए 1 किलोमीटर, तो किलो का अर्थ होता है 1000, जो 10 पे घात 3 को व्यक्त करता है, अर्थात 10 पे घात 3 मीटर। तो मीटर और किलोमीटर में जो संबंध है वो 10 पे घात 3 से, जो हम आसानी से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसी तरीके से 1 मीटर यदि सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाए तो 100 सेंटीमीटर अर्थात 10 पे घात 2 सेंटीमीटर के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब है एक ही भौतिक राशि के मात्रक हुए किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, और इनमें जो रिलेशनशिप है या जो संबंध है वो 10 की घातों पर आसान से समझे जा सकते हैं। इसलिए एक गुण ये होता है। पुराने समय में क्या होता था? पुराने समय में एक ही भौतिक राशि के ऐसे मात्रक चुने जाते थे जिनका रिलेशन याद रखना आज के बच्चों को बड़ा मुश्किल होता है। आपकी किताबों में 9th में, 11th में कुछ पुराने मात्रक दिए होंगे, आप स्वतः अध्ययन करके कोशिश करना। ठीक है। जैसे पहले द्रव्यमान नापा जाता था तो तोला, माशा, रत्ती, इन सभी का हम इस्तेमाल करते थे। तो ज़रा अपनी किताब में जाना, थोड़ा रीड करना, है ना, तो आपको इन सब में रिलेशनशिप मिलेगी। लेकिन इस रिलेशनशिप में एक सरल संबंध नहीं मिलेगा। आपको मात्रक याद करने में बड़ी परेशानी जाएगी, उनका संबंध याद करने में बड़ी परेशानी जाएगी, है ना। इसलिए एसआई पद्धति में पूरे देशों के लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, समझदार लोगों ने मिलकर एक ऐसे सिस्टम का निर्माण किया जिसमें हमें मात्रकों के संबंधों का अध्ययन बड़ा सरल, जिसकी चर्चा अभी हम आगे अलग वीडियो में करेंगे। तो मात्रकों की या मात्रक की तुलना उसी भौतिक राशि के दूसरे या अन्य मात्रकों से आसानी से की जा सके, इस बात को भी शायद समझ लिया होगा। छठवां, मात्रक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जैसा कि हमने बता दिया है ना कि वर्तमान का समय अंतर्राष्ट्रीय संगठन का समय है और हम वैश्विक स्तर पर एक दूसरे से सलाह लेके, एक दूसरे की सहायता करके, एक दूसरे की सहायता लेकर वर्तमान में जी रहे है ना। तो निश्चित रूप से जो मात्रक चुने जाएं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। सर्वमान्य माने दुनिया माने कि ये मात्रक सही है। जैसे हमने कहा मीटर इतना लंबा होगा, तो मीटर हमारे कहने से नहीं होगा, वो सभी लोग उसको मान रहे हैं, पूरी दुनिया मान रही है कि मीटर का परिमाण इतना होता है।
और उसको परिभाषित भी किया जा सकता है, जो कि 11th के छात्र अपनी अपनी पुस्तकों में फिजिक्स अथवा केमिस्ट्री में प्रारंभिक पाठों में निश्चित रूप से पढ़ेंगे और उनको एक हेल्पफुल होगा ये पूरा चैप्टर। तो मात्रक क्या है सबके समझ में आ जाना चाहिए। मात्रकों की पद्धतियाँ क्या होती हैं इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।